बालियान साहब, थोड़ा सा कान बंद कर लीजिए, मोदी के बारे में बोलने लगा हूं। हमारे पास मैं और बेनीवाल नहीं डरते इनसे। संजीव बालियान ने कहा मैं भी नहीं डरता। हमारी पंचायत से ही दिक्कत है, और भाई दिक्कत है तो राखियो, हमारा तो काम और दिक्कत पैदा करेंगे। भी तो शुरुआत करी दिक्कत पैदा करने की, क्या बात है इसमें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और बीजेपी के पूर्व सांसद संजीव बालियान के बयान करीब एक हफ्ते पुराने हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट बहुल क्षेत्रों में इनकी गूंज लगातार सुनी जा रही है। बल्कि इन बयानों का शोर बढ़ता ही जा रहा है और अब कई सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे जाति बड़ी या पार्टी, और क्या संजीव बालियान बागी हो गए हैं, और क्या वो सीधे मोदी और योगी को चुनौती दे रहे हैं, और क्या ये जंग है जाट बनाम ठाकुर, या ये एक ऐसे नेता की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए रचा जा रहा सियासी ड्रामा है, जिसे लगता है कि 2027 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जब सियासी उम्मीदों का लोहा गर्म होने लगा है, तभी उसे हथौड़ा चलाना चाहिए। इस कहानी में कई टर्न हैं, कई ट्विस्ट हैं, कई एंगल हैं, कई पेच हैं। इस वीडियो में हम हर पेच खोलेंगे, हर परत उधेड़ेंगे, हर सवाल का जवाब देंगे। अगर आपकी दिलचस्पी उत्तर प्रदेश की राजनीति में है तो इस वीडियो को आगे तक देखिए। मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, जिसे मान और बालियान बार बार पंचायत कह रहे थे, जब इस आयोजन की तैयारी हो रही थी तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि स्टेज से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा जाएगा। ये मानने की वजह भी थी, ये कार्यक्रम बीजेपी के सीनियर नेता, पूर्व मंत्री और 2 बार सांसद रहे संजीव बालियान के गढ़ में हो रहा था। यह अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद थी, लेकिन आयोजन में जुटे ज्यादातर युवा संजीव बालियान के समर्थक बताए जा रहे थे। दावा यह भी किया जा रहा था कि यह कार्यक्रम संजीव बालियान की ताकत दिखाने के लिए है। ताकत दिखी भी, भारी भीड़ जुटी। ताकत इस लिहाज से भी दिखी कि स्टेज पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल मौजूद थे। लोगों को हैरानी तब हुई जब भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलना शुरू कर दिया, उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जो नासा है, नासा की तरह हमारा इसरो है, वहां से चंद्रयान छोड़ा और भाषण देने लगे कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा भगवंत मान 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, 8वीं क्लास का, ये इसरो में कब चला गया भाई साहब ऐसा जोड़ा नाता। कहता मैं जब 2री-3री क्लास में पढ़ता था, पढ़ाई में कमजोर था, इसीलिए हर मैडम और हर टीचर मुझे यही कहते थे, अब आप इसरो में बैठिए, अब इसरो में बैठिए, अब इसरो में आ जाइए। इसरो से मेरा पुराना नाता है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे नेताओं पर हमला बोल चुके हैं, लेकिन यह पहली बार हुआ कि भगवंत मान एक ऐसे मंच से पीएम मोदी पर हमला बोल रहे थे जहां बीजेपी के बालियान जैसे नेता बैठे थे। बालियान को अरसे से मोदी शाह का यानी अमित शाह का भरोसेमंद माना जाता रहा है। बीते साल अगस्त में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में जब संजीव बालियान बीजेपी के ही राजीव प्रताप रूडी से मुकाबला कर रहे थे, तब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बालियान का समर्थन कर रहे थे। दुबे ये इंप्रेशन देने में लगे थे कि संजीव बालियान के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन है। बालियान और दुबे की जोड़ी अमित शाह का नाम लेकर भी चुनाव का रुख नहीं बदल पाई और रूडी ने दमदार जीत हासिल की। तब मीडिया रिपोर्टों में और सोशल मीडिया पर जारी अटकलों में राजीव प्रताप रूडी की जीत को लेकर कई लोगों ने दावा किया कि यह अहंकार में दिखने वाले जाट नेता पर ठाकुर यानी राजपूत समुदाय के नेता राजीव प्रताप रूडी की जीत है। इसे योगी आदित्यनाथ की रणनीति की जीत तक बता दिया गया। हालांकि दिल्ली और यूपी के बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे विवाद को हवा मिले, लेकिन उस हार के बाद से चुप रहे संजीव बालियान का ताजा अंदाज कई लोगों को बगावत दिख रहा है। आप भी देखिए और तय कीजिए। मैं आज तक इसलिए चुप था
कि मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठा हुआ हमारा भाई, जिसको नहीं चाहते थे बहुत से लोग कि वो उत्तर प्रदेश में आए, मैं पूरी रात अपमान सहा है, पूरी रात बदतमीजियां देखी हैं, प्रशासन के फोन पर सुनी है। हम इसलिए झुके कि भगवंत मान को आना था, नहीं किसी की औकात नहीं जो मैं झुका दे शासन प्रशासन की। दावा यह भी किया गया कि मेरठ में शूरवीर महाराज सूरजमल की प्रतिमा की फाउंडेशन वॉल से जाट शब्द हटा दिया गया। आरोप लगाया गया कि ऐसा जानबूझकर किया गया। इसे लेकर जाट समुदाय में गहरी नाराजगी देखी गई। जाट संसद में संजीव बालियान ने भी इस मुद्दे को खूब तूल दिया। नहीं तो जाट शब्द किसी की मां ने दूध नहीं पिया जो यहां से हटा दे, वो नहीं हट सकता। कई लोगों को लगा कि संजीव बालियान प्रशासन के बहाने सीधी चुनौती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। जानकार दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है और संजीव बालियान को पार्टी के बड़े नेताओं में गिना जाता है। वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। अगर प्रशासन से भूल या गलती हुई तो उन्हें इसे सुधारना चाहिए था। दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ मंच साझा करते हुए अपनी सरकार को सीधी चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। क्षेत्र की राजनीति पर नजर रखने वाले दावा कर रहे हैं कि संजीव बालियान इस मामले को जाट बनाम ठाकुर के बीच सियासी वर्चस्व की जंग बना देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले दावा करते हैं कि संजीव बालियान को योगी आदित्यनाथ से भी शिकायत है। जानकार दावा करते हैं कि यह शिकायत सिर्फ राजीव प्रताप रूडी के हाथों क्लब के इलेक्शन में मिली हार को लेकर नहीं है। संजीव बालियान 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार का झटका भी अब तक नहीं भूले हैं। ऐसा अपमान हमने चुनाव में भी सहा था। चुनाव हार जीतने का दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह से अपमानित किया गया था उसका दुख होता है। अगर आप भूल गए हैं कि 2024 में क्या हुआ था तो याद दिला दें कि संजीव बालियान पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर सीट से उम्मीदवार थे। तब बालियान को समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। हार के बाद बालियान ने अपनी ही पार्टी के संगीत सोम पर आरोप लगाए थे। उनकी तुलना विभीषण से की थी। बालियान का आरोप था कि ठाकुर समुदाय से आने वाले संगीत सोम ने उनके खिलाफ काम किया था। दावा यह भी किया जाता है कि बालियान को लगता है कि संगीत सोम के सिर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाथ है। संजीव बालियान अब तक उस हार का बदला चुकाने का दम भरते हैं। और भाई सूद से ही चुकाओगे, चुकाओगे ही नहीं चुकाओगे। बालियान के ऐसे तेवर पहले अंदर खाने बताए जाते थे, अब वो मंच से भी ऐलान कर रहे हैं, और वो भी विरोधी पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में। बालियान ने 2024 में संगीत सोम पर हरेंद्र मलिक की मदद का आरोप भी लगाया था। हालांकि हरेंद्र मलिक ने ऐसे आरोपों को तभी खारिज कर दिया था। हरेंद्र मलिक ने दावा किया था कि संगीत सोम के चलते उन्हें 18,000 वोटों का नुकसान हुआ। उन्होंने दावा किया कि संगीत सोम का 4 विधानसभा में अच्छा प्रभाव है। वहीं पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा था कि वो भी 2022 में विधानसभा चुनाव हारे थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे आरोप नहीं लगाए। संगीत सोम ने सलाह दी थी कि बालियान अपनी बात पार्टी फोरम पर रखें और उन्हें शिखंडी और विभीषण न कहें। जानकार दावा करते हैं कि संगीत सोम भी 2022 में मिली हार के लिए बालियान को ही जिम्मेदार मानते हैं। कहानी का एक और पेच सुलझाते हैं, वो ये कि संगीत सोम और योगी आदित्यनाथ से बालियान की नाराजगी की वजह समझ आती है, लेकिन वो अपने गढ़ में जाट समुदाय के प्रमुख मंच से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाए जाने का जोखिम क्यों ले रहे हैं, जबकि उन्हें जाट समुदाय का बड़ा नेता बनाने में मोदी शाह की जोड़ी का बड़ा हाथ है। जानकार इस सवाल का जवाब भी देते हैं। जानकारों की राय में बालियान की गिनती बड़े जाट नेता के रूप में तब हुई जब उन्होंने 2019 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को मात दी। तब बालियान सिर्फ 6,500 वोटों से जीते थे और राष्ट्रीय लोकदल के नेता आज भी उनकी जीत पर सवाल उठाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में जाट समुदाय ने अपनी ताकत दिखाई थी और फायदा सीधे राष्ट्रीय लोकदल को हुआ था। तब किसान आंदोलन का असर भी माना गया था। बालियान का खास असर नहीं दिखा था। तब राष्ट्रीय लोकदल का गठजोड़ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ था। 2024 के आम चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी को अपने साथ जोड़ लिया। यहां किस्मत ने पलटा खाया और संजीव बालियान चुनाव हार गए। जयंत चौधरी और संजीव बालियान का प्रभाव क्षेत्र एक ही है। जयंत चौधरी के दादा
भारत रत्न चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके पिता चौधरी अजीत सिंह भी किसानों और जाटों के बड़े नेता माने जाते थे। वो कई बार केंद्र में मंत्री भी रहे। लोग भूले नहीं है कि अजीत सिंह अपने जीवन का आखिरी चुनाव संजीव बालियान से हारे और ये चुनाव सवालों के घेरे में भी रहा। ऐसे में उनके और जयंत चौधरी के समर्थक बालियान को खास पसंद नहीं करते। दूसरा, दोनों के बीच इस बात का भी मुकाबला है कि जाटों का बड़ा नेता कौन है। जयंत चौधरी अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में भी नहीं पहुंचे और अब वो अलग अलग इंटरव्यू में इस बात की कड़ी आलोचना कर रहे हैं कि भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और बेनीवाल ने योगी आदित्यनाथ पर कैसे निशाना साधा। एक तरह से वो संजीव बालियान पर निशाना भी साध रहे हैं। मोदी पर भगवंत मान के हमले का विवाद बढ़ा तो संजीव बालियान ने सफाई दी, लेकिन जो कुछ हुआ उस पर सिर्फ सफाई देकर पर्दा नहीं डाला जा सकता। ये दावा किया जाता है कि पार्टी ने संजीव बालियान से जवाब तलब किया है। उन्होंने ऐसे वक्त में पार्टी के सुप्रीम नेता के बारे में अपने मंच से हल्की बातें होने दी जब 5 राज्यों में चुनाव प्रचार जोरों पर है। दूसरे, कई लोग ये भी याद दिला रहे हैं कि संजीव बालियान भी उन्हीं जाट नेताओं की कतार में आ गए हैं जिन्हें मोदी शाह की जोड़ी ने आगे बढ़ाया और बाद में वो ही खिलाफ होने लगे, चाहे वो पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक हो या फिर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जानकार दावा करते हैं कि संजीव बालियान ने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव हैं और उन्होंने वक्त की नजाकत को देखते हुए जाट बनाम ठाकुर मुद्दे को तूल देने की कोशिश की है और साथ ही केंद्र के नेताओं को यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है कि भले ही आज केंद्र में मंत्री जयंत चौधरी हो, लेकिन पश्चिमी यूपी के जाट उनके पीछे खड़े हैं। हालांकि जिस तरह से जयंत चौधरी मैदान में उतरे हैं और बीजेपी ने बालियान से सवाल जवाब शुरू किया है और योगी आदित्यनाथ के समर्थक भी सक्रिय हुए हैं, उससे लगता है कि पूर्व मंत्री बालियान का दांव कहीं पिट न जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।